संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच चुकी है। यूनाइटेड नेशंस ने यह भी कहा कि 1950 के बाद पहली बार 2020 में वैश्विक जनसंख्या वृद्धि 1% से नीचे गिर गई। 1.412 बिलियन की वर्तमान जनसंख्या वाला भारत साल 2023 तक 1.426 बिलियन की जनसंख्या के साथ चीन को पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं और जनसंख्या वृद्धि से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, इस बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन इसके पहले आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं सबसे पहला सवाल कि जनसंख्या होती क्या है, जनसंख्या की परिभाषा क्या है। जीव विज्ञान में विशेष प्रजाति के अंतःजीव प्रजनन के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। समाजशास्त्र में जनसंख्या को मनुष्यों के संग्रह के तौर पर परिभाषित किया गया है। किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान वहां बसे हुए लोगों की संख्या में बदलाव होता रहता है, इसे ही जनसंख्या वृद्धि यानी जनसंख्या परिवर्तन कहा जाता है। ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। दूसरा सवाल कि आंकड़े क्या कहते हैं, जो मौजूदा रिपोर्ट आई है इससे जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं और साथ ही दूसरे आंकड़े क्या कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के इस रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत चीन को पीछे छूटते हुए दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन की आबादी 1.44 बिलियन और भारत की आबादी 1.39 बिलियन है। साल 1950 के बाद पहली बार ऐसा दौर आया है जब जनसंख्या बढ़ने की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। साल 2020 में जनसंख्या बढ़ोतरी की दर 1% से भी कम रही है। विश्व की आबादी का 2/3 हिस्सा ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां महिलाओं की प्रजनन दर 2.1% से भी कम है। साल 2050 तक दुनिया की आबादी में होने वाली बढ़ोतरी 8 देशों पर केंद्रित रहेगी। इसमें भारत, पाकिस्तान, कांगो, मिस्र, इथियोपिया, नाइजीरिया, फिलीपींस और तंजानिया शामिल हैं। जनसंख्या वृद्धि आंशिक रूप से तब होती है जब मृत्यु दर में गिरावट होती है। वैश्विक स्तर पर देखें तो मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। गौरतलब है कि जनसंख्या को रियल टाइम ट्रैक करने वाली साइट वर्ल्डोमीटर के मुताबिक 15 नवंबर दोपहर करीब 1:30 पर मनीला के पास टोंडा शहर में 800वें करोड़ बच्चे ने जन्म लिया। यहाँ के डॉक्टर जोस फॉबेला स्मारक अस्पताल में इस बच्ची का जन्म हुआ है और इसका नाम विनिस माबासाग रखा जा चुका है। लेते हैं अगला प्रश्न कि आखिर जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हैं। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, परिवार नियोजन की कमी, बाल विवाह और अशिक्षा जैसे कारकों को भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। इसके अलावा तमाम धार्मिक कारण, रूढ़िवादिता, गरीबी और अवैध प्रवासन के चलते भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगला सवाल उठता है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव क्या हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, प्रति व्यक्ति निम्न आय और गरीबी जैसी तमाम दिक्कतें उभर कर सामने आई हैं। साथ ही बचत और पूंजी निर्माण में कमी, जनोपयोगी सेवाओं पर अधिक खर्च, अपराध, पलायन और शहरी समस्याओं में वृद्धि जैसी दूसरी समस्याएं भी निकल कर सामने आई हैं। गौरतलब है कि जनसंख्या वृद्धि के दर में कमी आने से पर्यावरण को तेजी से पहुंच रहे नुकसान को कम करने में भी सहायता यानी मदद मिल सकती है। एक प्रश्न और निकल कर आता है कि भाई अगर जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है तो इसके नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा या भारत द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। तो सबसे पहला रोचक तथ्य ये है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया था। साल 1976 में देश की पहली जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। बाद में 1981 में इस जनसंख्या नीति में कुछ संशोधन भी किए गए। इसके बाद फरवरी 2000 में सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की। इस जनसंख्या नीति का प्रमुख मकसद प्रजनन तथा शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बेहतर सेवा तंत्र की स्थापना तथा गर्भ निरोधकों और स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की जरूरतें पूरी करना है। इसका दीर्घकालीन लक्ष्य जनसंख्या में साल 2045 तक स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी लाना है। मई 2000 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया।
आयोग राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करने और इससे जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाने का काम करता है। इस आयोग के तहत एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष की भी स्थापना की गई। बाद में इस कोष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया गया। गौरतलब है कि आबादी पर काबू पाने के लिहाज से देश में साल 1996 से काहिरा मॉडल लागू है। काहिरा मॉडल के तहत आबादी को घटाने के लिए आम जनता पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता, बल्कि शिक्षा के जरिए उनमें छोटे परिवार के प्रति एहसास जगाया जाता है, जागरूकता फैलाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोधक दवाइयों तक बेहतर पहुंच और परिवार नियोजन सेवाओं के लिए कुशल कर्मियों की बढ़ोतरी जैसे कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जनसंख्या नीतियों और तमाम दूसरे उपायों के कारण प्रजनन दर में कमी तो आई है, लेकिन ये अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया, तो उसके मुताबिक क्या जनसंख्या वृद्धि हमेशा खराब ही होती है? ध्यान दीजिएगा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो ये भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकती है। जनसांख्यिकीय लाभांश, मानव संसाधन में बढ़ोतरी, शक्तिशाली सेना और एक बड़े बाजार को जनसंख्या वृद्धि के फायदे के रूप में देखा जाता है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि को सही ठहराया जाए, लेकिन जो जनसंख्या है उसका प्रोडक्टिव एंगेजमेंट होना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे अहम भूमिका सरकार की होती है, लेकिन आम जनता के कंधों पर भी ये जिम्मेदारी होती है, जो कि नैतिक जिम्मेदारी होती है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि जनसांख्यिकीय लाभांश को बेहतर बनाने में आपकी एक नागरिक के तौर पर सर्वोत्तम भूमिका क्या हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।